स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काईज प्रिपरेशन हब पर। तो आज हम क्लास 11th के ज्योग्राफी का शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अब कुछ हमारे स्टूडेंट्स का विचार आया कि सर ज्योग्राफी भी स्टार्ट कीजिए। तो अल्टरनेट करके हम लोग एक वीडियो जो हिस्ट्री का डालेंगे और एक ज्योग्राफी का लेक्चर डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि दोनों विषय में आपका एक बैलेंस बना रहेगा और एक साथ दोनों विषय लगभग समाप्त करने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये NCERT का ज्योग्राफी है और ये ऑल ओवर इंडिया का जितने भी बोर्ड है, हर बोर्ड के लिए ये आपको उपयोगी है और प्रतियोगिता परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो चूँकि इस विषय की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसलिए आप लोग पूरे सजग हो करके, पूरे अलर्ट हो करके आप इस लेक्चर को देखेंगे, इस चैप्टर को देखेंगे। ये पहला चैप्टर है हमारा भूगोल एक विषय के रूप में। तो चलिए, इसको शुरू करने के पहले हम आप लोगों से पुनः आग्रह करते हैं कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए और चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों से भी आप कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इसको। भूगोल एक विषय के रूप में, ये ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट, अभी तक हम लोग एक अकेला विषय के रूप में, आपने 10th क्लास तक ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा था, लेकिन अब भूगोल एक विषय के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। अभी तक आपने माध्यमिक स्तर तक यानी क्लास 10th स्टैंडर्ड तक ये जो भूगोल है, इसका जो आपने अध्ययन किया है वह सोशल साइंस के एक सिलेबस के एक घटक के रूप में किया है। आप जान रहे हैं कि सोशल साइंस का 10th स्टैंडर्ड तक, माध्यमिक स्तर तक कई घटक है। उसी में आप इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं, उसी में आप हिस्ट्री भी पढ़े हैं सोशल साइंस में, उसी में आप नागरिक जीवन पॉलिटिकल साइंस भी पढ़े हैं, उसी में आप ये ज्योग्राफी भी उसी में पढ़े हैं। यानी सबके सब आपको मिक्स था ये सोशल साइंस में। इसलिए सोशल साइंस के घटक के रूप में हम पढ़े, एक भाग के रूप में पढ़े हैं सोशल साइंस के सिलेबस में। तो हमने अब क्या करेंगे कि आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों, अब क्या होगा, विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित है। अब क्या करेंगे कि आप एक स्वतंत्र विषय के रूप में आप इसको पढ़ेंगे, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में आप इसको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है आप ये एक घटक के रूप में आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े थे, लेकिन अब क्या होगा, ये मक्खी के आने से हो जाता है, ये वाला ये जो लाइन बन जाता है ऊपर से नीचे कीड़ा उड़ने के कारण। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक क्या किया है कि ज्योग्राफी को एक सामाजिक विज्ञान के घटक के रूप में पढ़ा है और अब हम इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ेंगे, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे, एक अलग ही विषय होगा ये। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे, यानी बिल्कुल इंडिपेंडेंट आपको सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, स्वतंत्र विषय। इसमें कोई भी हिस्ट्री या फिर और जो इकोनॉमिक्स था ये सब इसमें मिला हुआ नहीं रहेगा आपका 10th क्लास की तरह। बिल्कुल ये स्वतंत्र रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा ये। तो स्वतंत्र विषय के रूप में आप इसमें करेंगे और इसके बारे में ऊपर लिख दिया है कि आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित है। आपने 10th क्लास में जो भूगोल पढ़ा होगा उसमें आप विश्व के, पूरे संसार के एवं इस दुनिया के जो विभिन्न भाग है उसके भौगोलिक तथ्यों के बारे में आपको परिचय जो है मिला होगा सिर्फ 10th क्लास में। लेकिन अब हम स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, पृथ्वी के भौतिक वातावरण, ऊपर ले चलते हैं इसको। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, पृथ्वी के भौतिक वातावरण का क्या अर्थ हुआ?
पृथ्वी के भौतिक वातावरण का अर्थ हुआ पृथ्वी पर जो मिट्टी है, हवा है, उसके बाद आपको जल है, पठार है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है? जीव जंतु है। ये सब भौतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पृथ्वी के भौतिक वातावरण, उसके बाद मानवीय क्रियाओं, मानव के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है एवं उनके अंतर क्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। एवं क्या होगा कि इनके बीच जो अंतर क्रियात्मक संबंध होता है, अंतर क्रियात्मक संबंध का अर्थ हुआ कि हम जो है पेड़ पौधों और जल पर निर्भर करते हैं और इसलिए हमारा जो संबंध है उनके साथ जुड़ा हुआ है। और बहुत सारे जीव जंतुओं के साथ भी हमारा अंतर क्रियात्मक संबंध है। तो इन सारे संबंधों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर हम भूगोल को क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है ज्योग्राफी को पढ़ने की। तो हम धरातल पर रहते हैं। धरा का मतलब होता है पृथ्वी और तल का मतलब तल, यानी हम पृथ्वी के तल पर रहते हैं, पृथ्वी के भीतर नहीं रहते हैं, हम धरातल पर रहते हैं। हमारा जीवन, हमारे परिस्थान, हमारे चारों ओर का जो स्थान है, हम यहाँ अगर खड़े हैं तो हमारे चारों ओर का जो स्थान है परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी भौतिक वातावरण है उनसे हमारा जीवन क्या होता है? प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? तो हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। अब हम जीवित रहने के लिए, हमारे जीवन निर्वाह करने के लिए हमारे आसपास के जो भी संसाधन है, जैसे पेड़ पौधे हैं, उसके बाद फसल है, उसके बाद जल है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश है, उसके बाद हवा है, इन सारे जीव जंतु है। तो ये सब क्या है? हमारे आसपास के संसाधन है और इस पर हम निर्भर करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। अब आदिम समाज की बात करें तो आदिम समाज चूँकि खेती करना नहीं जानता था और आदिम समाज ने उतना तकनीकी विकास नहीं किया था, तो वो अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह साधनों पर निर्भर करते थे। जो नेचुरल रिसोर्सेज था उस पर ये अपने भरण पोषण के लिए डिपेंडेंट थे। जैसे प्राकृतिक साधन में क्या आ जाएगा? आपको पशुओं पर ये निर्भर थे। उसके बाद खाद्य पौधों, यानी जिन पौधों से इन्हें भोजन प्राप्त होता था उस पर ये आश्रित थे। तो ये सब क्या है? जो खाद्य पौधे हैं या प्राकृतिक निर्वाह संसाधन है, ये सब क्या है? ये नेचुरल है। आपको पशु और खाद्य पौधा ये प्राकृतिक निर्वाह संसाधन है। तो इसी पर आश्रित था अपने भरण पोषण के लिए आदिम समाज। अब समय बीता, समय बीतने के साथ हमने क्या किया? तकनीकों का विकास किया, टेक्नोलॉजी डेवलप किया तथा जो प्राकृतिक संसाधनों तथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। अब हमने क्या किया कि जिस प्राकृतिक संसाधन जो भी हमारे पास उपलब्ध है, जैसे भूमि है, मृदा है, मिट्टी है, जल है, इसका उपयोग करते हुए हमने आहार यानी भोजन का उत्पादन हमने प्रारंभ कर दिया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। अब भोजन की जो हमारी आदतें हैं एवं कपड़े पहनने की जो हमारी आदतें हैं उसको मौसम के दशाओं के अनुरूप हमने एडजस्ट किया। भोजन की आदतों को भी और वस्त्र को भी मौसमी दशाओं के अनुरूप हमने एडजस्ट किया। अब भोजन की आदत की बात अगर आप ले लीजिए तो समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनके भोजन की क्या आदतें होगी? वो मछली निश्चित रूप से खाएंगे। और हम लोग समतल मैदानों में रहते हैं तो हमारे यहाँ शाकाहारी लोग भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो मांस मछली नहीं खाते हैं। तो भोजन की जो आदतें हैं वह हमारे भौगोलिक स्थिति पर भी निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के भौगोलिक स्थिति में रहते हैं। जैसे आप रेगिस्तान में, अरब वगैरह में चले जाइए तो वहाँ खजूर खा करके लोग रहते हैं। तो बहुत जगह बहुत प्रकार की फसल नहीं होती है, तो वहाँ जो भोजन की आदत होती है वो अलग होती है।
तो उसी के अनुसार क्या करना होता है, वहाँ के लोगों को समायोजित करना होता है, एडजस्ट करना होता है, और वो एडजस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद वस्त्र की बात है, तो कुछ जो है ठंडे प्रदेश है, ठंडे जगह है पृथ्वी पर, कहीं पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो ठंडे प्रदेश के जो लोग हैं वो उनके जो कपड़े पहनने की आदतें हैं, और जो गर्म जगहों पर रहने वाले जो लोग हैं उनके कपड़े पहनने की जो आदतें हैं वो अलग अलग होती है। तो इसी वजह से लिखा है कि एनसीईआरटी ने कि हमने अपने भोजन की जो आदतें हैं एवं वस्त्र है उसको मौसमी दशाओं के अनुरूप, मौसम के अनुसार हमने समायोजित किया है। उसके बाद आगे देखते हैं। ध्येतव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। अब ध्यातव्य है का अर्थ हुआ ध्यान देने योग्य है। ये ध्यान देने योग्य है कि जो प्राकृतिक संसाधन आधार है, जो प्राकृतिक संसाधन आधार है, उसके बाद मानव जो तकनीकी विकास कर रहा है वो तकनीकी विकास है। उसके बाद जो भौतिक वातावरण के साथ जो अनुकूलन है एवं उसका परिष्करण है। उसके बाद अलग अलग जगहों पर जो संगठन बन रहे हैं, सामाजिक संगठन है, अलग अलग जगहों का सांस्कृतिक विकास है, इसमें विभिन्नता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। यानी कहा जाए तो प्राकृतिक संसाधन आधार जो है वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के हैं, विभिन्नता है उसमें। तकनीकी विकास भी अलग अलग प्रकार से हो रहा है। ऐसा नहीं कि जिस समय भारत में जो तकनीकी विकास हो रहा है वही तकनीकी विकास दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में भी हो रहा है। हो सकता है कि हमसे पहले दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में तकनीकी विकास हो जाए और उसके बाद हमारे यहाँ कोई तकनीकी विकास वहाँ से आयात हो करके आए। तो ये जो तकनीकी विकास है उसके बाद भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन है। भौतिक वातावरण के साथ जो अनुकूलन है, भौतिक वातावरण का मतलब है कि हम जिस मौसम में रहते हैं, हवा, पानी, तापमान, प्रकाश, ये सब क्या है? हवा, पानी, तापमान, प्रकाश, और फिर जहाँ वहाँ की जो मिट्टी है, अब मिट्टी भी अलग अलग ढंग का है, कहीं की कंकरीली है, कहीं की पथरीली है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं आपको बलुई मिट्टी है, कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं की मिट्टी मुलायम है, कहीं की बंजर है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि भौतिक वातावरण। अब जहाँ जैसी मिट्टी है उसके अनुसार वहाँ रहने के लिए लोग अपने आप को अनुकूलित बना लेते हैं, एडेप्टेड कर लेते हैं कि भाई हमको इसी में जीना, एवं उसका परिष्करण। अब ये जो अनुकूलन है इसमें एक समायोजन स्थापित करने के लिए क्या करते हैं? मान लीजिए अब ठंड के साथ हमको समायोजन करना है तो हम गर्म कपड़ों का उपयोग करेंगे, गर्मी के साथ हमें समायोजन करना है तो हम सूती वस्त्र जो है बनाएंगे। तो ये क्या हुआ? सूती वस्त्र बनाना और गर्म कपड़ा बनाना, ये सब क्या है? हम अपने अनुकूलन को परिष्कृत कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और अलग अलग जगहों का जो सामाजिक संगठन है, अलग अलग जगह का जो कल्चरल डेवलपमेंट है, सांस्कृतिक विकास है, उसमें विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। क्योंकि आप एक ज्योग्राफी के छात्र हैं, भूगोल के स्टूडेंट हैं आप, इसलिए आपको इस धरातल पर यानी पृथ्वी पर विभिन्नता वाले यानी अलग अलग प्रकार के सामाजिक संगठन वाले, भौतिक वातावरण वाले, सांस्कृतिक विकास वाले, तकनीकी विकास वाले, यानी अलग अलग प्रकार के जो विकास वाले जितने भी सत्य है उसके विषय में जानने के लिए आपको उत्सुक होना चाहिए, आपके मन में जिज्ञासा होना चाहिए कि हम जानें। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, आप विभिन्न प्रकार की भूमि से आप परिचित हैं 10th क्लास में। विभिन्न प्रकार की भूमि मतलब कहीं रेगिस्तान है, कहीं की मिट्टी मुलायम है, कहीं की मिट्टी बंजर है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है। तो ये विविध प्रकार की जो भूमि है एवं विविध प्रकार के लोग हैं, अलग अलग, कहीं के लोग गोरे हैं, कहीं के काले हैं,
कहीं के श्यामले हैं, कहीं के लंबे हैं, कहीं के नाटे हैं। तो इतने सारे लोगों से आप परिचित हैं। ये पिछले क्लास की बात हो रही। फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। फिर भी समय के साथ बहुत सारा परिवर्तन हो रहा और इसमें आपको रुचि रहता होगा। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के, अब ये ज्योग्राफी क्या करेगा कि ये जो विविधता है, इतना जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है अलग अलग जगहों पर, इसको समझने में, और जो भी समय और स्थान है, अलग अलग समय और अलग अलग स्थान के संदर्भ में ऐसी जो विभिन्नता है, इसको उत्पन्न करने वाले जो कारक है, कारण है, इसको खोज करने की क्षमता प्रदान करेगा। ये ज्योग्राफी जो है क्या करेगा कि अलग अलग समय पर और अलग अलग स्थान पर जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसके संदर्भ में ऐसी जो विभिन्नता उत्पन्न हो रही है, इस विभिन्नता का क्या कारण है, इस कारणों को खोज करने की कैपेसिटी आपको ज्योग्राफी प्रदान करता है। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। जब आप भूगोल को पढ़ेंगे तो इससे मानचित्र में जो परिवर्तित गोलक है, ग्लोब को समझने में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि ग्लोब पर आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड का मैप होता है, उसमें कहाँ समुद्र है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ कौन सा देश है, कहाँ मरुस्थल है, कहाँ की मिट्टी समतल है, कहाँ नदियाँ हैं, ये सारा चीज़ मेंशन रहता है ग्लोब पर। तो इसको समझने में, और धरातल का जो दृश्य है, यानी जो जिस धरातल पर हम लोग रहते हैं या जीव रहते हैं, उसके दृश्य को की ज्ञान प्राप्त करने की जो स्किल है, जो कुशलता है, वो विकसित होगी आप में। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक, अब आज के समय में मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आ गया, नए नए वैज्ञानिक तकनीक का आविष्कार हो रहा है, तो इसी को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक कहेंगे। जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब भौगोलिक सूचना तंत्र जो GIS है, इसमें क्या होता है कि इस पूरे पृथ्वी पर कहीं भी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है या कोई प्राकृतिक घटनाएं होती है, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन देती है ये GIS। इस तरह का वैज्ञानिक तकनीक विकसित कर लिया गया और उसी को हम शॉर्ट में GIS कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, या हिंदी में उसी को हम भौगोलिक सूचना तंत्र कहते हैं। इससे हमें अलग अलग जगहों की सूचनाएं हमें मिलती रहती है। संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी, अब जो है कंप्यूटराइज मैप बनने लगा। तो कंप्यूटराइज मैप बनाने की जो कला है, इसके रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता जो है आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। अब पूरे राष्ट्र स्तर पर, नेशनल लेवल पर जो डेवलपमेंट होगा, हमारे देश का जो डेवलपमेंट होगा नेशनल लेवल पर, उस डेवलपमेंट में आपको भी योगदान करने के लिए आपको योग्यता से लैस कर देगा। ये आपको अगर भौगोलिक सूचना तंत्र या जो कंप्यूटर कार्टोग्राफी है या और भी जो वैज्ञानिक तकनीक है, इसका अगर आपको ज्ञान हो जाए तो। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है। अब मेन क्वेश्चन पर तो हम लोग अब आए, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हम इसको जानना चाहेंगे कि आखिर भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है, द अर्थ इज आवर होम। पृथ्वी हमारा आवास है, यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। ये पृथ्वी हमारा ही आवास नहीं है, इस पृथ्वी पर रहने वाले जो अन्य छोटे बड़े प्राणी हैं, छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव है, और बड़े से बड़े हाथी जैसे विशालकाय आपको जानवर है, तो छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है यह पृथ्वी। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है। इस पूरे सतह की यदि हम बात करें तो ये एक तरह का सतह पूरे पृथ्वी पर नहीं है। इसके भौतिक स्वरूप, इसका जो फिजिकल जो आपका स्वरूप है, जो बनावट है, इसमें भिन्नता है। पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप है, पृथ्वी का जो ऊपरी बनावट है, इसके तल का, उसमें भिन्नता है, उसमें अंतर है। यहाँ पर्वत है,
यहाँ पहाड़ियाँ हैं पृथ्वी पर, यहाँ घाटियाँ हैं, यहाँ मैदान है, यहाँ पठार है, यहाँ समुद्र है पृथ्वी पर, झील है पृथ्वी पर, रेगिस्तान है पृथ्वी पर, वन एवं उजाड़ क्षेत्र है। ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ बिल्कुल जंगल ही जंगल है, और ऐसे भी क्षेत्र है जो बिल्कुल उजाड़ है, जहाँ कुछ भी नहीं है। ये सारे चीज़ हमारे पृथ्वी पर मिलते हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। अब यहाँ का जो सामाजिक स्थिति है वह अलग अलग है। अब रेगिस्तान में रहने वाले लोग, पर्वत पर रहने वाले लोग, पठार पर रहने वाले लोग, समुद्र में रहने वाले लोग, मैदानों में रहने वाले लोग, जंगलों में रहने वाले लोग, इनकी जो सामाजिक स्थिति होगी उसमें तो विभिन्नता होगी ही, क्योंकि अलग अलग प्रकार के मौसमी दशाओं में रहते हैं, ये अलग अलग प्रकार के भौतिक वातावरण में ये रहते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें सामाजिक विभिन्नता होगी, और इनके जो सांस्कृतिक तत्व है, जो इनका कल्चरल एलिमेंट्स है, उसमें भी भिन्नता पाई जाएगी। अलग अलग प्रकार का कल्चर आपको इस वजह से मिलेगा। जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, अब देखिए यहाँ पर इसको ले चलते हैं ऊपर, क्या होगा यहाँ से देख लेते हैं। इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। यहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन, उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। इतने तरह के हमारे पृथ्वी का जो स्वरूप है, इसमें इतनी भिन्नता है, इतना अलग अलग प्रकार का बनावट है कि इसमें इतनी सारी चीज़ें मिलती है। पर्वत मिलती है पृथ्वी पर, पहाड़ियाँ मिलती है, घाटियाँ मिलती है पृथ्वी पर, मैदान मिलते हैं बड़े बड़े पृथ्वी पर, पठार मिलते हैं, समुद्र मिलते हैं, झील मिलते हैं, रेगिस्तान मिलते हैं, वन जंगल है, यहाँ पर उजाड़ क्षेत्र है। ये सारे चीज़ पृथ्वी पर मिलते हैं। और यहाँ जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व है उसमें भी भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो मौसमी दशाएं हैं और जो भौतिक पर्यावरण है, भौतिक वातावरण है, उसमें ये लोग रहते हैं। इसी के वजह से इनके सामाजिक और सांस्कृतिक जो तत्व है उसमें भिन्नता पाई जाती है, अंतर पाई जाती है। जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। अब ये विभिन्नता आप किस रूप में देखिएगा, तो उनके गांवों की बनावट में आप देखिएगा इस विभिन्नता को, उनके नगरों के जीवन में अंतर के आधार पर आप देखिएगा, उनके सड़कों की बनावट के आधार पर आप देखिएगा। जो पहाड़ पर बनी सड़कें हैं, रेगिस्तान में जो बनी सड़कें हैं, समतल मैदान पर जो बनी सड़कें हैं, बिल्कुल अलग अलग होगी। रेलों भी उन्हीं सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में ही बना है। तो पत्तन, बंदरगाह, जहाँ पर समुद्री जहाज लगती है, उसके बाद जो बाजार है, उनके मार्केट्स है, और भी मानव जनित मनुष्य के द्वारा और भी अन्य जो कई तत्व है, ये सारे चीज़ विद्यमान है, जिसके आधार पर हम देखेंगे कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों में भिन्नता पाई जाती है। उक्त भिन्नता, ये जो अंतर पाया जाता है, इसमें भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षण के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। अब ये जो अंतर हम देख रहे हैं, ये जो भिन्नता देख रहे हैं, उसमें भौतिक जो पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण में क्या आएगा, इस पृथ्वी पर जो पहाड़ है, पठार है, वन है, रेगिस्तान है, पानी है, हवा है, ये सब भौतिक पर्यावरण का अंग है। तो उक्त भिन्नता में भौतिक पर्यावरण जो सांस्कृतिक लक्षण है, अलग अलग जगह का कल्चर अलग अलग ढंग का है, तो उनके मध्य जो संबंध है उसको समझने का संकेत निहित है, क्योंकि इनके भौतिक पर्यावरण के हिसाब से उनका कल्चर है, उनके संस्कृति का विकास हो रहा है। अब भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है, एक स्टेज जो है आपको प्रेजेंट करता है। भौतिक पर्यावरण, जिस प्रकार के भौतिक पर्यावरण में कोई भी जीव रहता है, वह भौतिक पर्यावरण उस जीव के लिए एक स्टेज प्रदान करता है, स्टेज प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसी पर्यावरण के हिसाब से उसको अपना रोल अदा करना है, इसलिए मंच देता है ये भौतिक पर्यावरण, जिस पर
मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया। अब ये जो तकनीकी विकास मानव ने किया और तकनीकी विकास से जो उपकरण बनाए उससे हम मंचन करते हैं इस भौतिक पर्यावरण के द्वारा प्रस्तुत मंच पर। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर जो क्वेश्चन आया था कि आखिर भूगोल क्या है, तो इसके समझने का हम सक्षम प्रयास जो है हम करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। ज्योग्राफी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ। भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, यानी इस पृथ्वी का आप वर्णन कर दीजिए पृथ्वी के बारे में, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि आखिर पृथ्वी पर क्या क्या है, तो फिर हो गया भूगोल। तो शॉर्ट में यदि पूछे कि भूगोल क्या है, तो आप एक लाइन में ये भी जवाब दे सकते हैं कि भूगोल जो है पृथ्वी का वर्णन है, पृथ्वी का वर्णन है। अब सबसे पहले यदि बात किया जाए, सर्वप्रथम एट फर्स्ट भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनिस, इरेटोस्थेनिस याद रखना है इस वर्ड को, इस नाम को, इरेटोस्थेनिस। इरेटोस्थेनिस ये क्या है? एक ग्रीक विद्वान है, ग्रीक मतलब यूनानी विद्वान है। ये 276 से 194 ईसा पूर्व की बात है। देखिए इरेटोस्थेनिस 276 से 194 ईसा पूर्व या बीसी की बात करें तो अभी 2025 में 276 वर्ष और जोड़ दीजिए, उतना यानी 2200-2300 वर्ष पहले की बात है कि ये एक विद्वान हो रहा है यूनान में जिसका नाम है इरेटोस्थेनिस। इरेटोस्थेनिस एक ग्रीक विद्वान है। देखिए ये दुनिया को बहुत कुछ दिया है ग्रीक ने। आपको पता है कि जो इतिहास का पिता है, फादर ऑफ हिस्ट्री है, आपको हेरोडोटस, वो भी यूनान का ही है। आपको एक चीज़ पता है कि जितने भी आपको ये अरस्तु, उसके बाद आपको यूक्लिड जिसको ज्यामिति का जनक माना जाता है, वो सब आपको यूनान का है। तो यूनान में बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। और ये भूगोल शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले कहाँ हो रहा है? ये इरेटोस्थेनिस कर रहा है। और कहाँ? एक ग्रीक विद्वान है, यूनान का एक विद्वान है। और आज से 2300 वर्ष पहले ही इस शब्द का प्रयोग हो जा रहा है। 276 से 194 ईसा पूर्व के बीच इस शब्द का प्रयोग किया इरेटोस्थेनिस ने। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि भूगोल का प्रयोग दुनिया में सबसे पहले किसने किया, तो आप उसका जवाब देंगे इरेटोस्थेनिस ने। इरेटोस्थेनिस कौन था? तो इरेटोस्थेनिस एक यूनानी विद्वान था, एक ग्रीक विद्वान था जो 276 से 194 ईसा पूर्व के बीच यूनान में था। यह शब्द जो देख रहे हैं ये ग्रीक भाषा के दो जो फंडामेंटल वर्ड है, एक जियो, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफोस, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। ये देखिए जियो और ग्राफोस, जियो और ग्राफोस, ये ग्रीक और लैटिन में लोग थोड़ा सा लटक जाता है। तो याद रखिएगा कि यह जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो मूल, एक जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी और एक ग्राफोस जिसका अर्थ होता है वर्णन। ये दोनों वर्ड जियो और ग्राफोस, ये दोनों वर्ड ग्रीक भाषा के हैं। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। इससे प्राप्त किया गया है ज्योग्राफी शब्द को। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। क्योंकि ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, तो दोनों को यदि एक साथ मिला दिया जाए तो जियोग्राफोस हो जाता है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो यही जियो और ग्राफोस से मिलकर के ज्योग्राफी शब्द बना है।
और इसका प्रयोग इरेटोस्थेनीज एक ग्रीक विद्वान ने 276 से 194 ईसा पूर्व के बीच किया था। पृथ्वी को सर्वदा मानव के अवशेष आवास के रूप में देखा गया है, हमेशा मानव के आवास के रूप में पृथ्वी को देखा गया है। और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। यानी अगर विद्वानों की बात किया जाए तो विद्वान जो है भूगोल की परिभाषा क्या देते हैं? मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। देखिए विद्वान क्या परिभाषा दे रहे हैं? मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है। लोग ये समझे हैं कि भाई ये मानव का आवास है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि मानव का आवास है। यहाँ कई प्रकार के जीव रहते हैं तो उनका भी तो आवास है। लेकिन विद्वान चूँकि विद्वान है तो उन लोगों ने कहा कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। आप इस तथ्य से तो परिचित ही है कि यथार्थता बहुआयामी होती है। सच्चाई यथार्थता जो होता है वह बहुआयामी होता है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है, इसके बहुत सारे आयाम हैं। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, उसके बाद मृदा विज्ञान, उसके बाद समुद्र विज्ञान, उसके बाद वनस्पति शास्त्र, उसके बाद जीवन विज्ञान, उसके बाद मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान, साथ साथ चलने वाले विज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए कि इसलिए अनेक जो प्राकृतिक विज्ञान है ये सब प्राकृतिक विज्ञान का उदाहरण है। भौमिकी प्राकृतिक विज्ञान है, मृदा विज्ञान मिट्टी का विज्ञान है, समुद्र विज्ञान यानी समुद्र के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वनस्पति शास्त्र पेड़ पौधों का विज्ञान है, जीवन विज्ञान जीव जंतुओं का विज्ञान है, मौसम विज्ञान से मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। और इन सब के साथ चलने वाले जो सह विज्ञान है, जो को साइंस इसको हम कहेंगे, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय है जैसे अर्थशास्त्र, उसके बाद इतिहास, उसके बाद समाजशास्त्र जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, नृविज्ञान इत्यादि जो है इस धरातल की जो वास्तविकता है उनके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। अब इस धरातल का, इस पृथ्वी का जो भी यथार्थ बातें हैं, जो भी सच्ची बातें हैं, उन सारे चीज़ों का अध्ययन हम इन सभी विज्ञानों में करते हैं। तो ये सभी विज्ञान क्या है? एक तरह से यदि कहा जाए तो एक भूगोल का हम पार्ट्स इसको मान सकते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में भिन्न है। अगर हम देखें अदर साइंस से तो भूगोल जो है अन्य विज्ञान का जो विषय वस्तु है, जो मैटर है या उनका जो विधि तंत्र है, उनके जो तौर तरीके हैं उससे बिल्कुल भिन्न है ये भूगोल। लेकिन परंतु भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विश्वों से इसका निकट संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। अब यह भूगोल क्या करता है कि जितने भी ये प्राकृतिक और सामाजिक विषय है उससे सूचना प्राप्त करता है और सूचना प्राप्त करके उसका संश्लेषण करता है, उसको एक जगह जो है उसको एक जगह एक करके देखता है। प्राकृतिक और सामाजिक विषयों से भूगोल सूचना प्राप्त करता है, समाज से आपको सूचना प्राप्त करता है, प्रकृति से सूचना प्राप्त करता है और उन सब से सूचना प्राप्त करके और उसको संश्लेषित करता है। संश्लेषित करने का मतलब है कि अपने तरीके से निर्माण करके देखता है, ये जो भूगोलवेत्ता है, और तब ये सामाजिक और प्राकृतिक, समाज और प्रकृति के बीच एक संबंध स्थापित करके तब अपने तथ्य को लिखता है भूगोल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक
तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। यदि हम इस पृथ्वी पर गौर करें तो पृथ्वी पर जो हमारा भौतिक वातावरण है और जो सांस्कृतिक वातावरण है, ये तो पहले ही बता दिया गया है कि जो भौतिक बनावट है, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो कहीं समुद्र है, कहीं नदियां हैं, कहीं घाटियां हैं, कहीं जंगल है, कहीं धरातल है, तो ये कहीं पर आपको मृदा है, मिट्टी है। तो पृथ्वी पर इसी को हम भौतिक वातावरण कहते हैं। और सांस्कृतिक वातावरण, अलग अलग कल्चर, तो हमें पृथ्वी पर जो भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण है उसमें भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। कई बातें जो है एक जैसे मिलते हैं और कई बातों में हम एक दूसरे से असमान पाया जाता है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इसलिए भूगोल को हम मानेंगे ये क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है। क्षेत्रीय भिन्नता का मतलब हो गया कि अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार उसमें भिन्नता पाई जाती है, अंतर पाई जाती है, इसलिए क्षेत्रीय भिन्नता का स्टडी हम इसको कहेंगे। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो अलग अलग बातें होती है, अलग अलग जो भौतिक वातावरण होता है, अलग अलग जो सांस्कृतिक वातावरण होता है अलग अलग क्षेत्र का, तो उसके संदर्भ में हमें अध्ययन करना होता है भूगोल का। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते। इस धरातल पर जो तथ्य है उसमें जो अंतर पाया जाता है, सिर्फ इसी अंतर का अध्ययन नहीं करते हैं भूगोलवेत्ता, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन भिन्नताओं के कारण होते हैं। लेकिन इस भिन्नता का अलग अलग क्षेत्र के आपको वातावरण में, सांस्कृतिक और भौतिक वातावरण में अंतर जो पाया जाता है, ये क्यों पाया जाता है, उस कारकों का, उस कारणों का भी अध्ययन करता है भूगोलवेत्ता। उदाहरणार्थ, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। अब फसल के रूप को भी यदि हम देख ले तो एक प्रदेश में जो फसल का रूप है वह दूसरे प्रदेश के फसल के रूप से भिन्न होता है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। अब ये क्या कारण है कि फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता, अलग अलग होता है? तो यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में होता है, क्योंकि एक प्रदेश की मिट्टी और दूसरे प्रदेश की मिट्टी में अंतर पाया जाता है। एक प्रदेश की जलवायु और दूसरे प्रदेश की जलवायु में अंतर पाया जाता है। फिर आप उस मिट्टी में, आप किसी प्रदेश में कोई फसल उगाते हैं तो उसको बेचने के लिए आपको बाज़ार चाहिए, मार्केट चाहिए। तो बाज़ार की जो उपलब्धता है, बाज़ार में जो उसकी मांग है, इस पर भी निर्भर करता है, ये भिन्नता हो जाता है। उसके बाद किसानों की व्यय क्षमता। अब जहाँ के किसान गरीब है उनको खर्च करने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद तकनीकी निवेश, खेती करने के लिए हमें सिंचाई के साधनों का विकास करना पड़ता है और उर्वरकों की खरीद वगैरह करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमारा अगर बहुत ज़्यादा तकनीकी डेवलपमेंट होगा, बिजली का व्यवस्था होगा, पानी का व्यवस्था होगा, नहर का व्यवस्था होगा, तभी ना हम क्या करेंगे कि समय पर हम खेतों की सिंचाई कर पाएंगे। तो तकनीकी निवेश आप कितना कर पाते हैं, ट्रैक्टर खरीद पाते हैं कि नहीं? बहुत जगह तो हेलीकॉप्टर से भी बीज की बुआई होती है विदेशों में। तो तकनीकी निवेश कितना उपलब्ध है, इसमें भिन्नता से संबंधित होती है। ये आपको क्षेत्रीय आधार पर जो विभिन्नता पाई जाती है, ये इस कारण से ये पाई जाती है। तो इन सारे कारणों का खोज करता है भूगोलवेत्ता। आगे देखते हैं हम लोग। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में, यानी किसी भी कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। तो ये कार्य कारण, ये दो जो तत्व है, एक तत्व है कार्य और एक तत्व है कारण। तो इस कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में क्या होता है, इस प्रकार भूगोल की जो दिलचस्पी है ये क्या है कि दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों
कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। इसी बात में दिलचस्पी है भूगोल की कि किसी न कोई भी कार्य होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोला, इसको समाप्त करेंगे, कम से कम एक टॉपिक हो जाए आपका आज। एक भूगोलवेत्ता क्या करता है, तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है। अब एक ज्योग्राफी का जो विद्वान है, जिसको हम भूगोलवेत्ता कहते हैं, तो वो तथ्यों की व्याख्या क्या कैसे करते हैं, कार्य कारण संबंधों के आधार पर ही करता है। क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता कार्य कारण सहायक, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। अब ये किस कारण से कौन सा कार्य होता है, अगर इसका ज्ञान अगर ठीक से हो जाए तो क्या होगा, हम पूर्वानुमान लगा लेंगे, पहले ही भी हम अनुमान लगा लेंगे कि हाँ इस प्रकार की घटना घटेगी, और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने में क्षमता जो है से इसका विकास हो जाएगा हमें, तो पहले ही सतर्क हो जाएंगे। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य अस्थैतिक नहीं है। जो भी भौतिक है और जो मानवीय है, ये दोनों प्रकार के जो भौगोलिक तथ्य है, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी नहीं है, अपितु गत्यात्मक होते हैं। ये बदलते रहते हैं, भौगोलिक तथ्य भी और मानवीय तथ्य भी। जो भौगोलिक है, जो आप देख रहे हैं कि कहीं अधिक वर्षा हुई और कभी पता चला कि वहाँ वर्षा नहीं हुई, तो वर्षा जब नहीं होगी तो वहाँ जो मानव रहते हैं उनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार का के जो भौगोलिक तथ्य है, ये स्थिर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम सेम वैसा ही होते रहता है, अभी तो गत्यात्मक है, ये बदलते रहते हैं। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। ये क्या होता है, जो पृथ्वी जो परिवर्तनशील है, कभी ठंडक पड़ती है, कभी गर्मी, कभी बरसात, इसका मौसम आ जाता है, तथा अथक एवं निरंतर जो सक्रिय मानव है, लगातार जो एक्टिव मानव है, उसके बीच जो एक संबंध है, जो बंधे हुए हैं दोनों जो प्रक्रिया, इसके फलस्वरूप कालांतर में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। यहाँ आपको मानवीय और भौतिक तथ्यों में आदिम समाज, मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था। लेकिन आदिम समाज को इसका मतलब नहीं था। आदिम समाज जहाँ रहता था, क्योंकि वह अपने प्राकृतिक संसाधनों पर ही अपने निर्वाह के लिए निर्भर करता था, तो आदिम जो मानव समाज था, अपने जो निकटतम, उसके निकट का जो भी पर्यावरण है, निकट का जो पानी है, निकट का जो पेड़ पौधे हैं, निकट का जो जंगल है, उस पर वह सीधे तौर पर निर्भर करता था। अब ऐसा नहीं। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर क्रिया के अध्ययन से संबंधित है। इस तरह से अगर देखा जाए तो भूगोल जो है वह नेचर और मानव का टोटल जो समग्र जो इकाई है, यानी मानव के द्वारा की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, इनके अध्ययन से संबंधित है। प्रकृति पर और वहाँ रहने वाले मानव के द्वारा की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, समग्र इकाई है, उसके बीच अध्ययन से संबंधित है भूगोल। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है, पृथ्वी का एक अंगभूत भाग है, पृथ्वी का अंग है, प्रकृति का अंग है मानव, तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है मानव। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करता है, और नेचर जो है ये ह्यूमन लाइफ को के जितने भी आपको पार्ट्स होते हैं, मानव जीवन के जितने भी पक्ष होता है, उसको प्रकृति प्रभावित करती है। कैसे? इसकी छाप उसके वस्त्र पर पड़ती है। क्यों? क्योंकि ठंडा बढ़ेगा तो फिर वस्त्र बदलना होगा, गर्मी बढ़ेगा तो फिर वस्त्र चेंज करना होगा, उसके आवास पर भी पड़ता है, उसके बाद उसके व्यवसाय पर भी पड़ता है, आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन, एडेप्टेशन अथवा अपरिवर्तन के माध्यम से किया। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। आज का जो समाज है वह आदिम समाज की जो अवस्था है उसको पार कर चुका है। कैसे? उसने तकनीकी के खोज
एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्धन किया है। क्या किया है? तकनीकी खोज किया है। आज का मानव आदिम समाज की तरह नहीं है, और उसका खोज करके उसका प्रयोग किया है, और उसके प्रयोग के द्वारा अस्तित्व के निकट यानी जीवन के निकट जो प्राकृतिक वातावरण है उसको अपरिवर्तित अपने अनुसार उसको बदल दिया है, और प्राकृतिक जो साधन था उसका उपयोग करते हुए अपना जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी बदलाव कर लिया है आज का मानव। तो तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। आज मानव इतना तकनीकी विकास कर लिया है कि पर्यावरण के द्वारा जो बंधन कसा हुआ था उसको ढीला करने में सक्षम हो गया है। अब पर्यावरण बहुत ज़्यादा अगर ठंड बढ़ा देगी तो मानव जो है गर्म कपड़े का उपाय कर लेगा। पर्यावरण अगर बहुत अधिक गर्मी बढ़ा देगी तो मानव जो है एसी कूलर वगैरह का उपाय कर लेगा। तो इस तरह से कहा जाए कि पर्यावरण के द्वारा कसे हुए जो बंधन थे उसको ढीला करने में सक्षम हो गया है तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर दिया है। अब ये जो हार्ड लेबर करना पड़ता था ये भी कम कर दिया गया। आज बड़े बड़े काम जो है नए नए टेक्नोलॉजी से तकनीकी से कर लिया जाता है। श्रम क्षमता को बढ़ाया है तकनीकी ने। 1000 लेबर जितना काम करता था आज के समय में एक मशीन कर देता है। तो इस तरह से तकनीकी ने लेबर जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया है तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया है। और इसके वजह से जब हजारों मानव का काम तकनीकी विकास के कारण एक मशीन कर ले रहा है तो मानव को थोड़ा अवकाश मिल रहा है, छुट्टी मिल रहा है, और इसका प्रावधान हुआ है जिसके कारण मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया है। उच्च कोटि की जो मानव की आवश्यकताएं हैं, नीड्स है, उसको पूरा करने का अवसर दिया है ये तकनीकी विकास। उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। अब ये तेज़ी से लेबर का भी काम हो रहा है, श्रम की गतिशीलता बढ़ी है, और उत्पादन का जो पैमाना है वो उसमें वृद्धि हुआ। भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया। अब ये जो भौतिक वातावरण है यानी जिस वातावरण के बीच मानव रहता है वो भौतिक वातावरण है, और मानव, इस दोनों के बीच आपस में जो क्रिया है उसको कवि संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच ये वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है। देखिए कैसे कवि वार्तालाप करता है, इसको ध्यान से समझिए। ये यहाँ तक आ रहा है, कितना देर हुआ है? टाइम आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। ये ईश्वर को संबोधित करके कवि कह रहा है कि आपने मिट्टी को बनाया, मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप बना दिया। आपने रात्रि का सृजन किया, आपने रात बनाया, मैंने दीपक बना दिया। आपने बंजर भूमि बनाई, पहाड़ी बनाई, भूभाग बनाया एवं मरुस्थल बनाया। मैंने क्या किया? यानी मानव ने क्या किया? मानव ने क्या किया कि फूलों की क्यारी तथा बाग बागीचे बना दिए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। यानी मानव प्रकृति के द्वारा दिए गए साधनों का प्रयोग करता है और अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है, क्योंकि यह कवि कहता है कि आपने मिट्टी दिया, हमने कप बना दिया, आपने कुछ और दिया, हमने कुछ और बना दिया। तो ये अपने सृजनात्मक कंस्ट्रक्टिव है जो इनका योगदान है उसका दावा करता है ये कवि। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। अब ये तकनीकी की सहायता से क्या हुआ? मानव की जो आवश्यकता थी उससे वह इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्रता की ओर वह अग्रसर हुआ।
उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी मानव ने, तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया और वह प्रकृति का सहयोग लिया और प्रकृति के मदद से ही नया ढंग के संभावना को सृजित किया मानव ने। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति, मानव के द्वारा बनाया गया प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। मानवीकृत प्रकृति यानी मानव के द्वारा आपको बनाया गया प्रकृति इसको कहा जाएगा, या प्रकृति प्रभावित मानव है, प्रकृति के का प्रभाव मानव पर पड़ रहा है, इसका एक हमें एक फिलॉसफी मिल रहा है, इसका दर्शन होता है। भूगोल इसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है, यानी ये प्रकृति और मानव के बीच जो क्रियाएं हो रही है, इन्हीं अंतर क्रियात्मक संबंध का अध्ययन ज्योग्राफी करता है। अब देखिए, परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल, संचार के साधनों का जाल बिछ गया, रेलवे, सड़क, जल मार्ग, ये वायु मार्ग, तो परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए। अब क्या हुआ कि ये जो अलग अलग क्षेत्र थे एक साथ संगठित हो गए, ये एक साथ जुड़ गए। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन यानी विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ हम जोड़ रहे हैं और उनका एक संगठन बना रहे हैं, इसी का अध्ययन करता है भूगोल। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। अब इससे देखा जाए तो वैज्ञानिक साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए तो भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। यहाँ तक है, उसके बाद इसको आज समाप्त करें, आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो धरातल पर पाए जाने वाले जो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, धरातल पर आपको प्राकृतिक विशेषताएं पाई जाती है, प्रकृति का एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है अलग अलग धरातल पर, यानी पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। तो इनकी जो अलग अलग संस्कृति और प्राकृतिक जो स्वरूप पाया जाता है, तो इसी को हम प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं कहेंगे। तो इसी के मॉडल प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसा होता है, कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं। कुछ भौतिक तत्व, कुछ सांस्कृतिक तत्व का जो वितरण होता है उससे संबंधित होते हैं कुछ प्रश्न। तो भौतिक तत्व के वितरण में क्या आ जाएगा, तो फिर हर जगह का पानी एक जैसा नहीं है, हर जगह का मिट्टी एक जैसा नहीं है, हर जगह के पेड़ पौधे एक जैसे नहीं है, हर जगह की संस्कृति एक जैसे नहीं है। तो कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का जो वितरण है, बंटवारा है, अलग अलग ढंग की भौतिक प्रकृति है और सांस्कृतिक प्रकृति है, तो इससे संबंधित होते हैं। जो कहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं, मैंने कहाँ की भौतिक संस्कृति कैसी है, कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन है, वहाँ क्या था, यहाँ कहाँ। उसके बाद सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। यानी प्राकृतिक और जो सांस्कृतिक तत्व है उसको प्रकृति के विभिन्न हिस्से में, धरातल के विभिन्न हिस्से में जो अलग अलग प्रकार से वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एवं उसकी जो स्थिति है उसको ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से तत्व कहाँ स्थित है, ये कहाँ से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। औपनिवेशिक काल से ही यह जो उपागम है बहुत प्रचलित रहा है। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। अब देखिए, तीसरा प्रश्न जैसे ही जुड़ेगा वैसे ही भूगोल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बन जाएगा, भौगोलिक विषय बन जाएगा। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। ये तृतीय प्रश्न जो है वह व्याख्या से संबंधित है। उसके बाद तत्व, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व से संबंधित है, और तथ्य के बीच जो कार्य कारण संबंध है, क्या कारण है कि कोई तत्व यहाँ है और यहाँ क्यों नहीं है, इससे इसी को कार्य कारण संबंध कहते हैं। यानी किसी भी तत्व की उपस्थिति किसी कारण से होती है, ये इससे ये संबंध जुड़ा हुआ है। तो भूगोल का यह पक्ष क्यों
प्रश्न से जुड़ा हुआ है। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं, किसी स्थान विशेष की विशेषताएं एवं गुणों का विवेचन करता है। किसी खास स्थान की जो विशेषताएं हैं और खास स्थान के जो गुण हैं उसकी विवेचना करता है भूगोल। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, उसके बाद स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है। किसी एक क्षेत्र में जो तथ्यों का वितरण है और जो स्थिति एवं केंद्रीकरण है उसके प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य, ये मानव और मानव के भौतिक वातावरण, ये मानव के चारों तरफ जो वातावरण उपलब्ध है उसी को भौतिक वातावरण कहते हैं। तो उसी के बीच जो गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया है, यानी दोनों के बीच, मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच जो अंतर क्रिया जो लगातार होती रहती है और उससे जो उपजा तथ्य होता है उसी के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है भूगोल। तो इस तरह से आज हमने भूगोल का जो भूगोल क्या है इसी को समझने के लिए हमने प्रयास किया और आगे हम लोग पूरा इत्मीनान से इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और लास्ट में हमें आशा है कि आपको ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज हम यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करते हैं और पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।